हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुशी से पढ़ाई अपना कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से अपना एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ और ये मेरा यूट्यूब पर दूसरा वीडियो है। आप लोग इस वीडियो पर नए हैं और वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, कैसे घटता है, मतलब यह घटना कैसे होती है, कहाँ पर होती है, कहाँ पर नहीं होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी लोग आज जानने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। और चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास एक रफ और पेन ज़रूर रखिए। तो मैं बात करता हूँ प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे। देखो, प्रकाश के परावर्तन की घटना होती कैसे है। पहली बात, परावर्तन हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि परावर्तन की घटना केवल चमकदार सतह से होती है या पालीदार तल से होती है और पारदर्शी पदार्थों से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन बेसिकली उन जगहों पर होता है जहाँ पर चमकदार तल होता है, पालीदार तल होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन यह है कि जैसे ये हमारा एक समतल दर्पण है। क्या है? दर्पण है। मान लीजिए ये एक कांच है। क्या है? ये एक कांच है। यदि हम इसके एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, ऐसे पॉलिश कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है दर्पण। क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। दर्पण बन जाता है। जब तक यह कांच होता है तब तक इससे प्रकाश आर पार चला जाता है, लेकिन जैसे इसकी एक साइड पॉलिश कर दिया जाता है तो यह कन्वर्ट हो जाता है दर्पण में। तो जब इसमें प्रकाश पड़ता है तो यह उसी दिशा में चला जाता है जिस दिशा में आता है, जिस दिशा में आता है और उसी दिशा में चला जाता है। तो यही जो घटना है, जिस दिशा में आता है और जिस मतलब चमकदार या पालीदार तल से टकरा कर उसी दिशा में चला जाता है, यही घटना तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इससे एक डिफिनेशन बनता है कि चमकदार तल से प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया, यानी कि जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में वापस चला जाता है, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आपको प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है तो उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम में वह आती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो जब प्रकाश की किरण, यानी कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पालीदार सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम में वह आता है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन की घटना कैसे होती है? होती तो है केवल अपारदर्शी पदार्थों से, चिकने या पालीदार सतह से ही, लेकिन ये घटना होती कैसे है? देखो, ये हमारा है ये एक प्रकाश के परावर्तन की घटना का चित्र है, जिसमें एक आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, अभिलंब, आपतन बिंदु और एक दर्पण है। तो इन सभी को मिला करके ही एक घटना होती है जिसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो यह कैसे होता है? डायग्राम भी बनाने, बोर्ड एग्जाम में डायग्राम भी बनाने को आता है, तो आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा ध्यान लगा के। तो ये हमारा एक दर्पण है। दर्पण क्यों है? क्योंकि परावर्तन की घटना केवल अपारदर्शी पदार्थों से, दर्पण चिकने या पालीदार सतह से ही होगा। तो हमारा जो दर्पण है यह पारदर्शी है और इसके एक तरफ पॉलिश किया हुआ है, एक तल चमकदार है। तो जब चमकदार है तो इससे परावर्तन की घटना होगी। अब इससे कोई प्रकाश किरण ऐसे आती है, जो प्रकाश किरण आती है उसे आपतित किरण कहा जाता है। आना आपतित, यानी कि जो किरण आती है, ठीक है, उसे आपतित किरण कहा जाता है। और जो चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो जो चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है, परावर्तित किरण कहा जाता है। फिर इन दोनों किरणों के बीच में एक अभिलंब खींचा जाता है, जिस बिंदु
से घूमती है उस बिंदु से एक अभिलंब खींचा जाता है। ठीक है, मतलब एक रेखा खींचा जाता है जिसे अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब ही इन दोनों को बराबर भागों में बांटता है, बराबर कोणों में बांटता है। जितना डिग्री का कोण यह होगा, जितना डिग्री का कोण यही होगा। सॉरी, एक बात आपको हम बताना भूल गए कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन सा कोण बनता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कौन सा कोण बनता है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। यह रहा हमारा अभिलंब और यह रहा हमारा आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। और यह रहा हमारा परावर्तित किरण, यह हमारा अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण बनता है परावर्तन की घटना में। एक बार और सुनो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण बनता है, वहीं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण बनता है। जो हमारा आपतन कोण होता है उसे एंगल I से प्रदर्शित किया जाता है, जो हमारा परावर्तन कोण होता है उसे एंगल R से परावर्तित किया मतलब प्रदर्शित किया जाता है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। जो हमारा आपतन कोण है, आपतन कोण कहाँ पर बनता है? आपतन कोण हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। परावर्तन कोण कहाँ बनता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एंगल I से प्रदर्शित किया जाता है। परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एंगल R से प्रदर्शित किया जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आपतित किरण आती है और जिस मतलब चमकदार तल के जिस बिंदु से टकराकर वापस चली जाती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। इन सभी को मिला करके यह घटना होती है, मतलब ये सभी मिलकर के एक घटना को प्रदर्शित करते हैं। इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पारीदार सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है जिस माध्यम से वह आती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन का यह आपके पास चित्र हो गया, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस घटना में आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है, अभिलंब होता है, आपतन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है। कहाँ कौन सा किरण होता है, कहाँ कौन सा कोण होता है, किस कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है और जिस बिंदु से टकराकर वापस चली जाती है, इन सभी को आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं। तो आई होप आप लोग को इतना अच्छे से समझ में आया होगा। मैं डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। लिखवा कर चले जाना मतलब आप भूल सकते हैं, लेकिन जो एक बार आप समझ लेंगे वह दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको याद हो गया होगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। मान लीजिए एक चमकदार तल है, प्रकाश की किरण आती है, इस चमकदार तल से वापस चली जाती है। ठीक है, ये हो गया। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्या है कि अभिलंब और इस दर्पण के बीच में, मतलब अभिलंब और इस परावर्तित तल के बीच में जो कोण बनता है यह 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण होता है। और अभिलंब और इस परावर्तक कोण के बीच, मतलब पृष्ठ के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यह अभिलंब के इधर 90 डिग्री का कोण, अभिलंब के इधर 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखो, यदि एंगल I 45 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल R भी 45 डिग्री होगा। यदि एंगल I 30 डिग्री है तो एंगल R भी 30 डिग्री होगा। इससे एक बात पता चलता है कि जो एंगल I का मान जितना होगा एंगल R का मान भी उतना होगा। क्यों? क्योंकि हमको पहले से बताया गया है कि प्रकाश की किरण जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस चली जाती है, इसीलिए यह दोनों बराबर होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण जब किसी चिकने या पारीदार सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है जिस माध्यम से होकर वह आती है। इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन की घटना कुछ इस तरीके से होती है और चित्र भी कुछ इस तरीके से बनता है। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम।
प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम भी हैं, वह नियम क्या हैं आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से 2 नियम हैं? यदि आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, कौन कौन बता रहे हो? परावर्तन के नियम, पहला नियम है, समझिएगा, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, समझिएगा आप लोग। जब आप लोग एक बार समझ लेंगे तो आप अपने बुक से पढ़कर भी अपने आप से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, अपने आप से नोट्स बना सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। नियम होते हैं 2। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि जो हमारा आपतित किरण होता है, परावर्तित किरण होता है और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको यहाँ पर कंफ्यूज जरूर हुआ होगा। कह रहा कि पहला नियम कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब क्या कि मान लो यह हमारा है आपतित किरण, ये हमारा है परावर्तित किरण। जो हमारा आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, ये दोनों एक ही बराबर होंगे। आपको ऐसे दिख रहा होगा, एक ऐसे नहीं होगा, दोनों एक बराबर होंगे, दोनों एक बराबर होंगे। यही मतलब है, इसका कहने का मतलब यही है कि यह आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। नहीं एक ऐसे है तो एक ऐसे रहेगा, नहीं एक ऐसे है तो दूसरा भी ऐसे रहेगा, तीसरा भी ऐसे रहेगा। अगर जो तीसरा ऐसे है तो सब ऐसे होंगे। ये है ऐसे। बस मतलब यही है कि परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे, ना कि ऐसे होंगे। ठीक, पहला नियम आपको समझ में आ गया। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण, आपतन कोण का मान परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, एक वर्ड में बता देते हैं कि आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है। दूसरा नियम यही है। पहला नियम क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कह रहा है, नियम नंबर 2 कहता है कि जो हमारा आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यह नियम है। यदि आपको एक कोण दे दिया जाए, कहे कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो आपसे पूछेगा परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा। यदि आपको ये 45 डिग्री दे दे और आपसे परावर्तन कोण का मान पूछ लें, तब आप क्या बताएंगे, तो यह भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री होता है। और जब ये 45 है तो यह 45 होगा, और जब यह 45 है तो यह 45 होगा, क्योंकि हमारा नियम कहता है एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो आपको समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं। पहले बात तो आप समझिए परावर्तन शब्द का अर्थ क्या होता है। परावर्तन शब्द का अर्थ होता है जिस दिशा से आता है उसी दिशा में मुड़ जाता है, यानी कि मुड़ना ही परावर्तन की घटना है। प्रकाश के परावर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। क्योंकि मान लीजिए हमारे सामने एक लाइट है, अभी आप हमारे पास मिरर है, मान लीजिए हमारे पास मिरर है, वहाँ पर हमारे सामने लाइट लगी हुई है। उस लाइट से प्रकाश आती है और रिफ्लेक्ट होकर आपको कैमरे में शायद दिख रहा होगा, तो यह रिफ्लेक्शन के कारण ही आपको दिख रहा होगा। यही घटना, अब देखो वहाँ से प्रकाश आई, इस पर पड़ा, जिस एंगल से पड़ा उसी एंगल से वहाँ पर चली जाती है। यही घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहता है। यह मिरर है, हमने यही डायग्राम बनाया है, यह मिरर है, ऐसे प्रकाश आई है फिर ऐसे दिशा में चली गई है। बस यही परावर्तन का नियम है और कुछ नहीं है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें कोई वस्तु, कोई आदमी, हर कोई चीज़ प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। अब मान लीजिए कि यह कोई वस्तु है, ठीक है, यह कोई एक वस्तु है। अब यहाँ पर सूरज है, क्या है, सूरज है, सूरज। अब यहाँ से जो प्रकाश पड़ती है, अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं, तो ये जो प्रकाश है
इस वस्तु पे पड़ती है और इस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक जाती है। जब यह प्रकाश इससे टकराकर हमारी आंखों तक जाती है तभी हमें यह वस्तु दिखाई देता है, अन्यथा नहीं दिखाई देता है। तो देखो, इस वस्तु से टकराई और इस वस्तु से टकराकर हमारे पास पहुंची। यह प्रकाश यहाँ पर न टकराया होता, अब सीधे प्रकाश आए तो हमको कोई वस्तु थोड़ी ना दिखाई देगा। अब यहाँ से टकराई और यहाँ से सीधे आ गई। अब यह वस्तु कैसा होगा? यह वस्तु अप्रदीप्त, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होगा। इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह प्रकाश देने वाले वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने से दिखाई देता है। जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है वो तो खुद ही दिखाई देता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन की घटना क्या होती है, उसका डायग्राम भी है और परावर्तन के नियम क्या हैं। आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में रिलेटेड जितने भी आपके क्लास 10th के, यूपी बोर्ड के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने थे, मतलब आने वाले हैं, उन सभी को हमने पढ़ा दिया। आप लोग एक बार अच्छे से अपनी बुक को ओपन कीजिएगा और इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िएगा और अच्छे से नोट्स को बनाइएगा। तो आपसे हम अगले वीडियो में मिलते हैं और उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समतल दर्पण द्वारा, ये जो हमारे पास दर्पण है यह समतल दर्पण है, इस दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है आपको ये बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।